हक़ जिहादी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे बहुत अजीज़ दोस्तों, साथियों, आप 4 बजे से यहाँ धरना दिए बैठे हैं और इस अज़्म के साथ आए हैं कि आपकी ये जिद्दोजहद और तहरीक अब आगे बढ़ेगी और आप सब पुरज़्म हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपसे पूछा तो आप सब इसके लिए तैयार हैं कि न सिर्फ आप इस धरने को जारी रखना चाहते हैं बल्कि रोज़ाना इसमें इजाफा भी करना चाहते हैं। आप इस अपने अज़्म पर कायम हैं कि नहीं कायम हैं? जब आपकी तरफ से यह अज़्म और हौसला और जोश और वलवला नज़र आता है तो सही बात यह है कि हम सब के हौसले, आपके नज़्म के हौसले भी बढ़ जाते हैं। मैं भी एक इत्मीनान महसूस करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इतने ज़बरदस्त, मुस्तैद और बेहतरीन कारकुन अता किए हैं जो हर मुश्किल में साथ खड़े होते हैं और अल्लाह की मदद से नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। जब हमने गुज़िश्ता साल सिंध असम्बली के सामने धरना किया था तो उस वक्त भी शायद किसी को अंदाज़ा नहीं हो कि ये धरना क्या रुख इख्तियार कर लेगा, लेकिन बहरहाल आपके अज़्म के नतीजे में और फिर इसमें माओ बहनों की जिस तरह शिरकत हुई, बच्चे जिसमें जिस तरह इन्वॉल्व हुए, नौजवानों ने इसको अपना एक मरकज़ समझा, तो इस धरने ने जो हमारी तहरीक थी, कराची के हुकूक की तहरीक, हक दो कराची को तहरीक, इसको न सिर्फ ये कि एक महमेज अता की थी बल्कि मैं समझता हूं कि कराची की सियासत को उस 29 दिन के धरने ने तब्दील करके रख दिया था, एक नया रुख दे दिया था कि पुरअमन जिद्दोजहद, पुरअज़्म वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर और आवाम की और तमाम तबका है जिंदगी की शिरकत, यह एक ऐसी चीज है कि जिसके नतीजे में राय आम्मा भी बदलती है और जिद्दोजहद के नए उन्वानात भी तय होते हैं। और आपने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि उसके नतीजे में हालात आगे की तरफ बढ़े और फिर बल्दियाती एक्ट भी आया, मुआहदे भी हुए, फिर मुआहदों की खिलाफ वर्जी भी हुई, रिजीम चेंज का मौका आया तो उस वक्त फिर पीपल्स पार्टी को एक मरतबा फिर एमक्यूएम प्यारी हो गई और वो अपने वादों से भी मुकर गए और उन्होंने उनके साथ मिलकर एक मरतबा फिर कराची पर शफून भी मारा। लेकिन आपका अज़्म मौजूद रहा, आप जिद्दोजहद करते रहे और हम बल्दियाती इंतखाब के इनेकाद के लिए लड़ते रहे। इंतखाब 24 जुलाई को अनाउंस हुआ, लेकिन फिर उसके बाद बारिश का बहाना बनाकर उसको 34 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया। आपने उसका भी ताक़ुब किया, आपने अपनी तहरीक को भी जारी रखा, इसलिए कि हम महज बल्दियाती इंतखाब की तहरीक नहीं चला रहे थे, उसकी मुहिम नहीं चला रहे थे, बल्कि हम कराची के हुकूक की तहरीक चला रहे हैं। 3-3.5 करोड़ आवाम के मसाइल, उनके हल पेश कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। फिर अगस्त के महीने में ये इंतखाबात जब 28 अगस्त को तय हुए तो लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हम हर कोर्ट में इनके पीछे पीछे गए, ये ईसीपी में गए, हम वहां भी पीछे गए और इनको भागने नहीं दिया। कमीशन ने ऐलान किया, यानी 28 अगस्त के ऐलान के बाद सैलाब को बहाना बनाकर जब इन्होंने इलेक्शन को मुलतवी किया तो उसका भी हमने ताक़ुब किया। और इसी दौरान हमने अपने सिंधी भाइयों की, बलोच भाइयों की, जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले हमारे पाकिस्तानी भाइयों की, सराइकियों की, पंजाबियों की और केपी में पख्तूनों की, बलोचिस्तान में बलोचों की, इन सब की बगैर किसी रंग, बगैर नस्ल, बगैर बिरादरी, ये सब देखे हुए बगैर कि किसी का मजहब क्या है, हिंदू बिरादरी की मदद की, मसीहों की मदद की। लोग प्रोपेगेंडा करते हैं लेकिन जमात इस्लामी हुकूमत से ज्यादा काम करती है, सबकी खिदमत करती है। और हमने इस पूरे सैलाब की जो कैफियत थी जिसपे हमारे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी भाई परेशानी में थे, अहले कराची ने दिल खोले, अल खिदमत और जमात इस्लामी के रजाकारों ने खिदमत की और बहुत बड़े पैमाने पर रिलीफ का काम किया और सब ने तो अपना बोरिया बिस्तर लपेट लिया है। हुकूमत तो पहले भी कहीं नजर नहीं आ रही थी
और उन फंड्स का वो आज भी हिसाब नहीं दे पा रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 दिन पहले हमने बलूचिस्तान में लोगों को घर बनाकर चाबियां उनके हवाले की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात इस्लामी है। जुनूबी पंजाब में इस काम को किया है, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हमने इस काम को किया है। हम इस वक्त भी रिहेबिलिटेशन का काम अपने सैलाब ज़दा भाइयों के लिए कर रहे हैं और ये खिदमत का सफर आगे बढ़ रहा है। जिस वक्त इंतखाबात की मुहिम हम चला रहे थे और तीसरी मरतबा जब ये अक्टूबर में इंतखाब तय हुआ, हम उसकी तहरीक भी चला रहे थे और अपने बच्चों को IT की तालीम देने के लिए भी कोशिश कर रहे थे। उनकी रजिस्ट्रेशन हुई, उनके टेस्ट अनाउंस किए। इसी दौरान इन्होंने एक मरतबा फिर इलेक्शन को मुलतवी कर दिया। हमने उसका भी तहक्कुब किया। वो आगे आगे भाग रहे थे, हम पीछे पीछे जा रहे थे और बिलाखिर हमने इन्हें मजबूर किया कि 15 जनवरी की तारीख आई। इस पर भी साजिशें हुई, गवर्नर साहब की तकर्रुरी हुई, पार्टियों का मर्जर होने लगा। खौफजदा लोग जो हमारे मुल्क के निजाम पर विराजमान ताकतवर अनासिर हैं, उनको खौफ आता है कि इस शहर में कोई जेन्युइन लीडरशिप सामने ना आ सके, तो 2 नंबर लीडरशिप की जोड़ तोड़ का अमल शुरू किया गया ताकि फिर इख्तिदार पर कब्जा उन्हीं लोगों का रहे जो लोगों को तकसीम करते हैं, लोगों को लड़ाते हैं और माफियाज के साथ मिलकर इस शहर के और इस मुल्क के वसाइल को लूटते हैं। और उन्होंने साजिशें करके मरे हुए मुर्दा घोड़ों में जान डालने की कोशिश की। हम उस वक्त भी ये कह रहे थे, तुम अपना शौक पूरा करके देख लो, 0 जमा 0 जमा 0 इज इक्वल टू 0 ही होता है और इंशाअल्लाह 0 ही रहेगा। ये सारी साजिशें भी चल रही थी और हमारी तहरीक भी चल रही थी। इसी दौरान हमने अपने बच्चों और बच्चियों के एप्टीट्यूड टेस्ट भी किए, उनके इंटरव्यूज भी किए। लोगों ने हमसे कहा कि ये बल्दियाती इलेक्शन की मुहिम चला रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। हमने तो उस वक्त भी कह दिया था कि तुम कुछ भी कहते रहो, अगर लोगों को IT की एजुकेशन देना सियासत है तो हम फख्र से ये सियासत करते हैं। तुम्हें तकलीफ होती है, हमें फख्र होता है। तुम समझते हो कि इस शहर में तुमने तालीम छीनकर जहालत फैलाई, कत्लो गारतगरी की, बोरीबंद लाशों का कल्चर पैदा किया, करप्शन और लूटमार की, और हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा विजन यह है कि हम इस शहर को लीडिंग IT सिटी बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं। ये अगर सियासत है तो हमें इस सियासत पर फख्र है और हम ये करते रहेंगे। इसलिए हमने अपने उस काम को भी जारी रखा और इलेक्शन मुहिम को भी जारी रखा। और बिलाखिर 15 जनवरी की तारीख करीब आने लगी और साजिशें बढ़ने लगी। गवर्नर हाउस साजिश का अड्डा बना, बिलावल हाउस में रात के अंधेरों में फैसले होने लगे। एक नोटिफिकेशन वापस लेकर इलेक्शन मुलतवी करने की बात की गई। हमने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिया और उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ जान पकड़ी और इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सके और आखिरी घंटे तक ये साजिश करते रहे। इन्होंने कहा हम ऑर्डिनेंस के जरिए से कर देंगे और इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा। पीपल्स पार्टी और MQM कराची के खिलाफ एक पेज पर थी और इनको सरपरस्ती भी बहुत सारी जगहों की हासिल थी, लेकिन हमने कहा तुम ऑर्डिनेंस लाओगे, हम तुम्हारे मुंह पर इसको मारेंगे, कराची को उसके हक से महरूम नहीं होने देंगे। इस कंफ्यूजन में इलेक्शन हुआ, इन हल्काबंदियों के साथ के जिसमें सारा फेवर पीपल्स पार्टी को जा रहा था, इलेक्शन हुआ। इन वोटर लिस्टों के साथ कि जिन वोटर लिस्टों को 2013 में भी इलेक्शन कमीशन सही नहीं बना सका था, 2018 में भी नहीं बना सका और आज 2023 में भी सही नहीं बना सका। उन वोटर लिस्टों को भी हमने कबूल किया कि हम फिर भी इलेक्शन करवाएंगे, इसलिए कि इन बहानों से तुम ये काम भी ठीक नहीं करोगे और इलेक्शन भी आगे बढ़ाते रहोगे। बिलाखिर 15 जनवरी को इलेक्शन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे हथकंडों के बावजूद जमात इस्लामी उसने जबरदस्त कमबैक किया और इस शहर की सबसे बड़ी जमात बनकर उभर कर सामने आई। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने एतमाद किया और इन हालात में जब आखिरी घंटे तक कंफ्यूजन हो,
20 से 25% अगर कास्टिंग हुई है तो ये अहले कराची को खराज तहसीन और ये जमात इस्लामी के वर्कर्स को सलूट कि जिन्होंने लोगों को आमादा किया इतनी तादाद में भी कि वो निकल कर वोट डालें। अगर आम हालात में ये इलेक्शन होता जिसमें ये कंफ्यूजन इन जालिमों की तरफ से ना होती तो 40% या 50% अगर मैंडेट टर्न आउट होता तो आप सोचते कि उस वक्त जमात इस्लामी को वोट भी उसी तनासुब से मिलते अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए राय आम्मा बिल्कुल वाज़ेह है, लोग चाहते हैं कि अब इलेक्शन हो गया है, अब उसके बाद इस शहर में डेवलपमेंट हो, लोग तरक्की चाहते हैं, इस उजड़े हुए कराची को आबाद करना चाहते हैं। इस कराची को जिसको गार्बेज सेंटर बना दिया इन जालिमों ने, इसको साफ देखना चाहते हैं, इसको क्लीन देखना चाहते हैं, इसको ग्रीन देखना चाहते हैं। इस शहर में चाहते हैं कि हालात बेहतर हो तो इंडस्ट्री आगे बढ़े। इस शहर के तमाम लोग चाहते हैं कि यहां तिजारत आगे बढ़े। इस शहर के लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए तालीम के मौके बने। इस शहर के लोग चाहते हैं कि जो महंगी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, बदतरीन महंगाई है, लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, जाएं स्कूलों के हालात देखें। रोजाना कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनके वालिदैन फीस नहीं दे सकते और स्कूल इंतजामिया उन्हें क्लास में बैठने नहीं देती। इस तकलीफ का अंदाजा सिकंदर राजा साहब आप नहीं कर सकते, इसलिए कि आप तो 3 सूबों के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आपने हुकूमत की है। कभी आवाम बनकर आपने नहीं सोचा कि जब हालात शहरों के बिगड़ जाएं और लोग अपने बच्चों की फीस अदा ना कर सकें तो वो किस तरह से परेशान होते हैं। जब माएं बहनें चिंचियों में धक्के खाती हैं, कोई क़यादत ऐसी नहीं होती मुंतखब जो उनके दर्द का दरमा बन सके, तो आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये सियासी बोर्जवा तबका इसका अंदाजा नहीं कर सकता। ये तो सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाले लोग हैं। जब पैदा होते हैं तो आका होते हैं और 22 करोड़ लोग गुलाम होते हैं। इन आकाओं, जागीरदारों और वडेरों को आवाम के गम का क्या पता, इन टॉप के ब्यूरोक्रेट्स को आवाम का क्या पता, इन फौज के जर्नेलों को आवाम का क्या पता। इनकी तो कोई चीज इनकी जेब से नहीं जाती, सब कुछ हमारे टैक्सों के पैसों से होता है। ये जो तबका सब मिलकर हमारे मुल्क पर इख्तिदार पर कब्जा किए बैठा है, इख्तिदार पर कब्जा करने वाला, अंग्रेज के दौर से चला आने वाला ये तबका जो हमारे पूरे निजाम पर काबिज है, हमारी राय पर काबिज है, हमारी तमन्नाओं और ख्वाहिशात पे कब्जा करके बैठता है, हमारे मुस्तकबिल को वीरान करता है। यह तबका नहीं जानता कि आवाम क्या होते हैं, उनका दुख क्या होता है, पेट्रोल की कीमत क्या होती है, बाइक में पेट्रोल डलवाना किसके लिए आसान है, किसके लिए मुमकिन नहीं है, किसके लिए मुश्किल है, फीस अदा कैसे होती है, बिजली का बिल कैसे जाता है। ये तो सारे माफियाज के सपोर्टर लोग होते हैं। एक मखसूस तबके की 2% भी नहीं है, वो 1% भी नहीं है, उससे भी कम लोग हैं जो 22-23 करोड़ लोगों को यरगमाल बना के रखे हुए हैं। इनको लोगों के दुखों का नहीं पता, इस शहर के लोगों का नहीं पता कि जो चाहते हैं कि हमारे हालात बेहतर हो, हालात बेहतर होंगे तो रोजगार के मौके होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा। स्कूल में जो बात कर रहा था कि प्राइवेट स्कूलों में कितने लोग पढ़ा सकते हैं, लोग तंग हैं, लेकिन सरकार के स्कूलों में कैसे भेजें अपने बच्चों को, कोई मुस्तकबिल वहां नजर नहीं आता। मिडिल क्लास लोग कहां जाएं, लोअर मिडिल क्लास लोग कहां जाएं। और बात अब मिडिल क्लास तक नहीं है, अब उससे भी आगे चली गई है। महंगाई की आग में इस जालिम तबके ने हमें जलाया है। ये जो आज हमें कहते हैं कि IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, तो हम क्या करें इस दलदल में? क्या यहां जाहिलों ने हमें डाला है, इन गरीबों ने हमें डाला है? किन लोगों ने हमें इस दलदल में डाला है? किसने हमें IMF का गुलाम बनाया है? किसने 75 साल में वसाइल से भरे हुए इस मुल्क को बर्बाद किया है? वो पाकिस्तान जिसका हर इदारा ऊपर था, जिसको देखकर लोग समझते थे ये कैसा मुल्क है कि अपने क़याम के बाद इतनी तेज रफ्तारी से तरक्की कर रहा है। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त की एक ब्यूरोक्रेसी थी जो कांटों से पिनों का काम लेती थी। उस वक्त के कराची के सनतकार थे जिन्होंने कर्जे भी दिए, डोनेशन दिए कायदे आजम को, तो ये मुल्क चलना शुरू हुआ था।
आगे बढ़ना शुरू हुआ था, ये आगे बढ़ रहा था, ये चल रहा था। इन पढ़े लिखे जाहिलों ने, इन अंग्रेज के गुमाश्तों ने, इस निजाम के चलाने वालों ने मुसल्लत होकर हमारी राय को भी सप्रेस किया है और हमारी तमाम तर हुकूक पर डाका डालकर हमें जाहिल बनाया है, हमारी मईशत को तबाह किया है, हमारे रुपए की कदर को पामाल किया है। किसी का कसूर नहीं है, इन्हीं वडेरों जागीरदारों का एक इकट्ठ है। इनकी औलादें तो वो पाकिस्तान में भी टॉप के दारों में पढ़ती हैं, पाकिस्तान से बाहर भी पढ़ती हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुराद अली शाह साहब, आप एनईडी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, आप तालिब इल्म भी अच्छे थे, फिर आप बाहर पढ़कर आए हैं। हम सेवन गए थे आपके गांव के पास, बरसात में गए थे, जब डूब गया था इन वडेरों की वजह से वो पूरा इलाका। हमने वहां भूख देखी, हमने वहां नंग देखी, हमने वहां बच्चों के पैरों में चप्पलें नहीं देखी, उनके बाल अटे हुए थे गुबार से, कोई पूछने वाला नहीं था। तुम तो उन हालात में भी उनके नाम पर इमदाद पकड़कर जेबें भर रहे थे, तुम्हारा पूरा माफिया। तुम मुझे बताओ, तुम तो एलईडी के भी पढ़े हुए, अमेरिका के और लंदन के भी पढ़े हुए, और तुम्हारी कौम, तुम्हारा हल्का इंतखाब, तुम्हारी जागीर के लोग ये इस तरह पसमानदा क्यों है? ये पसमानदा इनको किसने बनाया है? एक मुराद अली शाह अलामत है इसलिए कि चीफ मिनिस्टर है। ये वडेरा शाही निजाम है, ये जागीरदारी निजाम है, इसमें इंसानों की कोई हैसियत नहीं होती। छोटा सा वडेरा जिसकी वेल्थ भी ज्यादा नहीं होती, वो छोटे से गांव में नाउजुबिल्ला खुदा की हैसियत रखता है। वो किसी की मर्जी नहीं होती कि उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात कर सके। साल साल भर जमीनों में काम करने वाला हारी आखिर में वडेरे का मकरूज ही निकलता है। यही जुनूबी पंजाब का वडेरा और जागीरदार है, यही पंजाब है, यही सरहद के खान भी यही काम करते हैं। अच्छे बुरे हर एक में होते हैं, जाती हैसियत में तो फौजी भी कुछ अच्छे होते हैं, जर्नल भी अच्छे निकल आते हैं, ब्यूरोक्रेट भी कुछ ठीक होते हैं। अभी इस पूरे इलेक्शन में कुछ आरओ तो ठीक भी निकले थे ना, कुछ एक आध डीआरओ भी ठीक ही निकला था। तो ये एक्सेप्शन की बात नहीं हो रही, बात निजाम की हो रही है, बात माइंडसेट की हो रही है, बात उस सिस्टम की है जिसमें अच्छे लोग भी इस सिस्टम में ताकतवर बनकर लोगों का हक मारते हैं और उनमें से कुछ दे दें तो खैरात समझकर देते हैं, हक समझकर नहीं देते। पहले ये जागीरदारी सिर्फ देहातों में होती थी, ये अर्बन फ्यूडलिज्म का दौर शुरू हो गया। ये जागीरदार यहां भी पहुंच गए, मकामी पार्टनर उनको हासिल हो गए, आबादियों पे कब्जे करना शुरू कर दिए, जमीनों पे कब्जे करना शुरू कर दिए। कितनी सोसाइटीज के लोग हैं जो हमारे पास अब आते हैं कि हमने जमा पूंजी लगाई थी, आज तक प्लॉट नहीं मिल सका, आज तक डेवलपमेंट नहीं हो सकी, जमीन पे कब्जा हो गया है, फला वडेरे ने लाकर लोगों को बिठा दिया है, फला जागीरदार ने बिठा दिया है कोई इदारा जो इन मजलूमों को हक दिला सके? है कोई रेवेन्यू बोर्ड? है कोई इदारा? है कोई इंटेलिजेंस? है कोई पुलिस? है कोई अदालत जो इन लोगों को हक दिला सके? जिनकी जमीनों पे कब्जा हो जाता है, 20-20, 25-25, 30-30 साल, 40-40 साल तक केस लड़ते रहते हैं। ये गला सड़ा निजाम इन्हीं लोगों ने बनाया है और जुडिशरी भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। जुडिशरी के जो जजेस हैं, आप इनके अलल्ले तलल्ले देखिए, इनकी मराहत देखिए, इनकी गाड़ियां देखिए, इनकी तनख्वाहें देखिए, इनके नौकर देखिए और फिर इनकी पेंशनें देखिए और देखिए पूरी जिंदगी कितने फैसले किए हैं तो पता चल जाएगा। कोई रेशो नहीं है, जो फैसले करते हैं वो भी बाद में जाकर रिवर्ट हो जाते हैं। गला सड़ा अदालती निजाम जो लोगों को हक नहीं दे सकता, गरीब आदमी तो कोर्ट का रुख नहीं कर सकता, मिडिल क्लास भी डरता है कि वकील की फीस कैसे दे और मुतमव्विल लोग भी परेशान रहते हैं कि हम कैसे इन अखराजात को बर्दाश्त करें। तो इन जालिमों, तुमने पाकिस्तान को दिया क्या है? तुमने सिर्फ इख्तिदार किया है, तुमने सिर्फ अपने और अपनी औलादों के लिए सब कुछ बनाया है। अवाम को क्या दिया है? नौजवान निकल निकल कर जा रहे हैं, नौजवान कहते हैं कि पाकिस्तान में हमारा मुस्तकबिल नहीं है। जब ये बात मैं सुनता हूं कि कराची में हमारा मुस्तकबिल नहीं है, पाकिस्तान में हमारा मुस्तकबिल नहीं है, मेरा दिल कटने लगता है। ये कैसा मुल्क है
कि जहां के रहने वाले कहें कि यह हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अरे भाई, हमने बड़ी तमन्नाओं से यह मुल्क बनाया था, खून दिया था, पूरी पूरी ट्रेनें कट गई थी, पूरे बर्रे सगीर में तहरीक चलाई थी, घर बार छोड़े थे, जायदाद छोड़ी थी, माल मता छोड़ी थी। एक भाई उधर रह गया, एक भाई इधर रह गया, एक रास्ते में काट दिया गया। इस कीमत पे यह मुल्क बनाया था। जालिमों, तुमने कायदे आजम की आंखें बंद होते ही इस मुल्क का क्या हाल कर दिया है, कैसा बड़ा गरक कर दिया है। इन जालिमों पे इस मुल्क को छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते। जद्दोजहद करेंगे, मुजाहिमत करेंगे, लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इसका रास्ता राय आम्मा की हमवारी है, इसका रास्ता जहन साजी है। जद्दोजहद पर लोगों को उभारना है, उम्मीद लोगों को दिलानी है, और उसके लिए हमने अपने हिसाब से, अपने हालात के तहत कराची के नौजवानों को, जिनकी तादाद 28 साल तक के लड़के और लड़कियां यहां 2 करोड़ 20 लाख हैं। इतनी बड़ी ताकत दुनिया के 170 मुल्कों की भी इतनी आबादी नहीं है जितने यूथ सिर्फ कराची में मौजूद हैं, जितने बच्चे और नौजवान कराची में मौजूद हैं। यह हमारी स्ट्रेंथ है, यह हमारी ताकत है। इस ताकत को हमें बढ़ाना भी है, हमें इसको रोजगार दिलाना भी है, इनको उम्मीद से हमकिनार करना है, इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, इनके अखलाक और किरदार को संवारना है, इनको शऊर पहुंचाना है और इनको एक मुजाहिमती कुव्वत में ढालना है। यह है हमारी तहरीक। इस तहरीक को महज इंतखाबात की तहरीक मत समझिए, इसको महज बल्दियाती इदारों की तहरीक मत समझिए। ये तो रास्ते में एक टारगेट आया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस हदफ को बेहतरीन तरीके से पूरा किया है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। इसलिए इसके रास्ते में जो रुकावट है उसको दूर करने की यह तहरीक, यह भी उसी बड़ी तहरीक का हिस्सा है। इसलिए आइए एक नए अज़्म से हम किनार हों और इस टारगेट को भी पूरा करें, इस इलेक्शन कमीशन को भी मजबूर करें। मुझे लोगों ने कहा कि जब आप इलेक्शन कमीशन के हवाले से इतनी सख्त बातें करते हैं तो यह कैसे आपको हक मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह सख्त बात करने पे मजबूर भी तो यही कर रहे हैं। अगर ये हक और इंसाफ के मुताबिक फैसला करें तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ये मैं ही तो था, ये हमारी टीम ही तो थी जब इन्होंने जैसे तैसे करके भी चौथी मर्तबा सही इलेक्शन अनाउंस किया था तो तारीफ करने का हौसला भी हम में था और हमने आपकी तारीफ भी कर दी थी। लेकिन यह तो नहीं हो सकता कि आप जीती हुई यूसीओ को हरवाने में पीपुल्स पार्टी की मदद करें, आप फैसला ताखीर से करें, आप उनको मौका फराहम करें कि एक यूसी जिसमें पीपल्स पार्टी के 231 वोट हों, उनको पूरा 1.5 महीना दिया जाए कि वो 44 में से 33 पोलिंग स्टेशनों के नतीजे भी बदल दें, प्रिजाइडिंग अफसरों को मजबूर करके अंगूठे भी लगा दें, बैलेट भी तब्दील कर दें। यह है इलेक्शन कमीशन। फिर कोई मुझसे यह कहे कि आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात करेंगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा। बात करेंगे, डट कर करेंगे और देखते हैं कि तुम इंसाफ कैसे नहीं देते। छीन कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, तुम्हारे हालात से निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। अवाम का मैंडेट है। तुम इस जुर्म में शरीक नहीं हो सकते कि पीपल्स पार्टी की बी टीम बन जाओ और हम तमाशा देखते रहें और तुमसे तमन्नाएं और इल्तिजाएं करते रहें। इल्तिजा नहीं करेंगे, हक मांगेंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला 14 तारीख को जो 5 यूसियों के लिए केस लगा हुआ है, मैं अहले कराची की तरफ से 14 तारीख को इस्लामाबाद जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। यह कैसे मुमकिन है? 7,500 वोट लिए मुदस्सिर भाई ने और उसका जो दूसरे नंबर का था उसके भी 3,000 कुछ वोट थे। 4-5 हजार के मार्जिन से दूसरे नंबर वाले से जीत गए। फिर एक तीसरे नंबर वाला आया, फिर एक चौथा नंबर वाला आया 1,1200 वाला। 1,1200 वाला जीत गया, मुदस्सिर भाई हार गए। और काम किसने किया? आरओ ने, डीआरओ ने। और सपोर्ट किसने किया? जब इलेक्शन कमीशन ने वो यूसी टेकअप की थी तो रिजल्ट सीज क्यों नहीं किया? ये बात मैंने पिछली हियरिंग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने कही कि आपने फॉर्म 11 मंगवाए क्यों नहीं, आपने थैले मंगवाए क्यों नहीं? इन आरओस डीआरओस पे आपने छोड़ दिया जो हुकूमत के ईमा पे सब कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप भी मिले हुए हैं ना।
तो इसलिए अब भी मौका है, अब भी मौका है हक और इंसाफ की बुनियाद पर फैसला करें, वरना ये धरना क्या ख्याल है, क्या करना है इस धरने का? बताता हूं क्या करना है। इसलिए हम अपना हक मांगने के लिए आए हैं, खैरात मांगने के लिए नहीं आए। एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर ने पिछले हेयरिंग से पहले, 4 मेंबर होते हैं 4 सूबों के, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो कहने लगे आप तो धरना करते रहते हैं, और उन्होंने एक तरह से बड़े अजीब से कमेंट दिए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप धरने पे मजबूर करते रहोगे, हम इससे बड़े धरने करते रहेंगे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इंसाफ तो देना पड़ेगा। और मैं एक मर्तबा फिर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से कहना चाहता हूं, देखिए हम वो सियासत नहीं करते जिसमें दुश्मनियां मोल लें, जिसमें नफरतें फैलाएं, अफराद को टारगेट करके हम कोई बात करें, ये दुश्मनियां, ये गालम गलोच, ये बहुत हमारे मुल्क की सियासत में हो रही है। हमारा ये रास्ता नहीं है। बाज़ औक़ात गुस्से में बात साथियों से जरा तेज बात हो जाती है तो हम सब आपस में बात भी करते हैं कि नहीं, हमारा ये मेयार नहीं है, हमें अपने आप को उसी लेवल पर रखना चाहिए जो लेवल हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है, वो अपनी जगह। लेकिन मैं ये उनसे लीडरशिप से कहना चाहता हूं कि आपने तो बहुत राज कर लिया, बहुत कुछ आपके पास है, 7-8 हज़ार अरब रुपए तो सिर्फ 15 साल में आपने तरक्याती बजट के आपके पास आए हैं। कितने हज़ार अरब रुपए शिकारपुर, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मीर में लगे हैं, हैदराबाद में लगे हैं, सक्खर में लगे हैं और कराची में लगे हैं, ये हमें पता है। तो काफी जेबें भर गई हैं और काफी टैंक भी भर गए हैं डॉलरों से, है? तो भाई आपको क्या परेशानी है? आपको क्या परेशानी है? अगर यहां पर कुछ काम हो जाए तो आप क्यों रास्ते में रुकावट बनते हैं? और ये क्या शौक आपने पाल लिया कि कराची में जियाला मेयर बनेगा? ओ भाई पूरी जिंदगी गुजार दो, पीपल्स पार्टी के साथ कराची नहीं जाएगा। जो कुछ आपने कराची के साथ किया है कैसे जाएगा? आपका मेयर कैसे बनाएगा भाई? कोई काम कुछ तो हो ना, मतलब कुछ तो करो ना, तभी तो कोई सोचे। अभी आप सब जोड़ तोड़ से, हल्का बंदियों से, कब्जा करके, मफाद परस्त लोगों को मुख्तलिफ आबादियों में इकट्ठा करके, फिर भी पूरा नहीं पड़ा, प्रिजाइडिंग अफसरों से फिर भी नहीं पड़ा, आरओ से फिर भी नहीं पड़ा, डीआरओ से फिर भी नहीं पड़ा, इलेक्शन कमीशन से, ये सारे काम करके भी अभी तक आगे तो नहीं बढ़ सके ना। तो भाई बस मान लो कि तुम हार गए हो, तस्लीम कर लो, इसमें तुम्हारी भलाई है पीपल्स पार्टी के लोगों, वरना एक वोट और एक यूसी, एक वार्ड का तहफ्फुज़ इस तरह करेंगे, पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बेनकाब करेंगे तुम्हें। ये तुम्हारा सॉफ्ट इमेज का जो तुमने चक्कर फैला हुआ है ना, मुल्क में होते ही नहीं हो, मुल्क से बाहर ही घूमते रहते हो, सॉफ्ट इमेज, वो सारा सॉफ्ट इमेज पता चल जाएगा पूरी दुनिया को कि ये अपने शहर, सबसे बड़े शहर के साथ क्या सलूक करते हैं, उसको इख्तियार क्या देते हैं, उसके इलेक्शन पे कब्जा किस तरह करते हैं, अपनी मिशनरी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बाज़मीर पीपल्स पार्टी के वो कारकुनान जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म पर यकीन रखते हैं, चाहे वो उनकी क़यादत में हो, चाहे वो आम पॉलिटिकल वर्कर हो, उनको भी ये समझना चाहिए कि ज़मीर की आवाज पे उन्हें लब्बैक कहना चाहिए और अपनी पार्टी में ये बात करनी चाहिए कि अब पीछा छोड़ दो, कराची को उसके मैंडेट के रहमो करम पे छोड़ो, तुम अपने कब्जे से इसको निकालो, जिसका जो मैंडेट है उसको तस्लीम करो। ये जालसाजी से मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाएगा, हम पीछा करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए हमारी ये जिद्दोजहद जारी है। आज के धरने के हवाले से हमने मशावरत की, हमारे उमराए अज़ला और नज़म के लोग मौजूद थे और हमने इस बात का फैसला किया है कि अगले जुमे को, अगला जुमा कब है, आज क्या तारीख है, 10 तारीख है, 17 तारीख को हम, ये आज है एक धरना, हम 17 तारीख को शहर की 10 शाहराहों के ऊपर धरना देंगे, शाहराहों पे बैठेंगे इंशाअल्लाह। तैयार हैं? आप नहीं तैयार हैं? इसमें इमेजिना रोड भी होगी, इसमें शाहराह पाकिस्तान भी होगी, शेरशाह सूरी रोड, ये जो नॉर्थ नाज़ाबाद और नई कराची तक जाती है वो भी होगी, शाहराह पाकिस्तान लियाकताबाद वाली सोरागोट से लेकर जो रोड आती है वो है, शाहराह फैसल भी होगी कि नहीं होगी इंशाअल्लाह, शाहराह फैसल भी होगी, और इसके अलावा शाहराह कोरंगी भी होगी, शाहराह औरंगी भी होगी। अभी तो मैं तो नहीं बता दूं, बाकी तफसील बाद में बताऊंगा इंशाअल्लाह। इन शाहराहों पे बैठेंगे, हक देना पड़ेगा, इंसाफ देना पड़ेगा, ये जालसाजी खत्म करनी पड़ेगी, ये धोखेबाजी खत्म करनी पड़ेगी और 11 यूसीज का इंतखाब कराना पड़ेगा
उसका शेड्यूल बताना पड़ेगा, नहीं पीछे छोड़ेंगे हम। मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं, तैयार है इस जिद्दोजहद के लिए? तो इन धरनों को रूटीन के होम्योपैथिक धरने नहीं बनाना। होम्योपैथिक धरने जानते हैं क्या होते हैं? हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर नाराज हो जाते हैं कि आप सब ऐसी बात क्यों करते हैं। यार आप गोलियां भी तो मीठी देते हैं। तो होम्योपैथिक धरना उसको कहते हैं जिसमें जब इंतजामिया आती है तो आप कहते हैं अच्छा हम फुटपाथ पे चले जाते हैं। क्या ख्याल है? और एलोपैथिक क्या होता है? एलोपैथिक में भी दो होते हैं, एक मेडिसिन दी जाती है, एक सर्जरी होती है। तो सर्जरी वाली बात तक नौबत नहीं आनी चाहिए। मैं इंतजामिया से कह रहा हूं सर्जरी तक नौबत नहीं आनी चाहिए। हम शाहराहों पे बैठेंगे, अपना आईनी जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरी मुहिम चलानी पड़ेगी। आपको बाजारों में जाना पड़ेगा, आपको कैंप लगाने पड़ेंगे। हमने आपको टारगेट दिया है, यह बहुत बड़ा टारगेट है कि 11 यूसीओ का ज़िमनी इंतखाब कराओ। तो 17 तारीख को इंशाअल्लाह शहर की 10 अहम तरीन शाहराहों पे हम धरना देंगे। और यह तहरीक हमारी जब तक यूसीज का इंतखाब का ऐलान नहीं होता और यह जालसाजी का सिलसिला खत्म नहीं होता, हम अपना हक लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तैयार हैं आप लोग सब इसके लिए? इसलिए फिर हमारी यही मुशावरत हुई कि मुझे लोगों ने कहा कि आप इस्लामाबाद पहुंचे 14 तारीख को, इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा और वहां इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होऊंगा। उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी होगी तो वहां पर देखा जाएगा। जो वो कहेंगे, फिर जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। हम कानून के और आइन के दायरे में रहने वाले लोग हैं, हम उसको बाईपास करके आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जब आप हमारा हक मारेंगे तो पाकिस्तान में कोई इतनी बड़ी कोई मखलूक नहीं है कि जो इस तरह का मकाम रखती हो कि वो जुल्म करे और उस जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाई जाए, जो नाइंसाफी करे और इस नाइंसाफी पर लबकुशाई ना की जाए। हम ना गोली चला रहे हैं, ना गाली दे रहे हैं, लेकिन अपना हक मांगने का हम अपना हक रखते हैं और वह हक हम इलेक्शन कमीशन में भी इस्तेमाल करेंगे, सड़कों पे भी इस्तेमाल करेंगे। हमने कराची के अवाम की तमन्नाओं के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की है और हमने ये पिटीशन 7 तारीख को फाइल की थी। 8 तारीख को उन्होंने नोटिस इशू किए हैं। 10 दिन में हियरिंग होनी है। हमारे वकला मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं और मुझे तवक्को तो है तमाम तर इस निजाम की खराबियां देखने के बावजूद कि बहरहाल हम कानून और इसी निजाम में रहते हुए पुरअमन तरीके से जिद्दोजहद करने के मुकल्लफ हैं, तो हमने हाई कोर्ट में भी पिटीशन की है और हाई कोर्ट के जजेस को भी ये चाहिए कि शहर कराची पर रहम करें और फैसला दें, ताकि इलेक्शन कमीशन अगर खुद नहीं करता तो हाई कोर्ट के कहने पर उन्हें ज़िमनी इंतखाब का ऐलान करना पड़े। तो हमने कानून का दरवाजा भी खटखटाया है, लेकिन अपने जमहूरी जिद्दोजहद से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं अपने तमाम साथियों से कि इस तहरीक को आगे बढ़ाएं, मायूसी को छोड़ दें। जो लोग भी आपसे ये सवाल करते हैं कि अब क्या हो रहा है, क्यों मेयर नहीं बन रहा, क्यों सिस्टम नहीं चल रहा, तो उनको यही कहें कि ये जिद्दोजहद तवील है और मिलकर हम सब लड़ते हैं। अपनी आवाज को बुलंद करें। आप खुद इस तरह की सोशल मीडिया कैंपेन बनाएं, पिटीशनें बनाएं सोशल मीडिया पर, उसके जरिए से प्रेशर डेवलप करें। अगर सब लोग अपने अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जितना वक्त आप सोशल मीडिया पे लगाते हैं आपस में गपशप करने पे, अगर सब लोग इलेक्शन कमीशन के नाम ईमेल्स करने लगें, सब लोग जो है वो ये पूरे पाकिस्तान का मौजू बना दें, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल के करीब तर होंगे। और मैं मीडिया से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं, ठीक है कि मुल्क की सियासत में भी बहुत अथल पथल है, लेकिन कराची इस बात का हक रखता है कि उसके जेन्युइन मौजूआत को मौजू बनाया जाए, उसको वक्त दिया जाए। इसलिए कि जब आप मुसलसल 24 घंटे एक मखसूस किस्म की चीजें पॉलिटिकल चलाते रहेंगे तो जेन्युइन इश्यूज वो सामने नहीं आते। इस कराची की तरक्की पर पूरे पाकिस्तान की तरक्की है, इसकी मईशत पर पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार है। तवील अरसे के बाद ग्रास रूट पर इसके नुमाइंदे मुंतखब होने जा रहे हैं। लिहाजा मीडिया की भी मेरी यही दरखास्त और मुतालबा है कि आप भी कराची के जेन्युइन इश्यूज को कवरेज दें। और आप जमात इस्लामी इस वक्त शहर कराची की सबसे बड़ी जमात है। हमने वो रवैया इख्तियार नहीं किया जब लोग ताकत के जरिए से भी बड़ी जमात बन जाते थे, ठप्पा माफिया बन के बन जाते थे और दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार करते थे। हम दहशतगर्दी का रास्ता कभी इख्तियार नहीं करेंगे। हम अपने माशरे में बंदूक की सियासत कभी नहीं करना चाहते। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये हमारी कोई कमजोरी है, तो ये कमजोरी भी नहीं है।
हम एहतजाज का हक मीडिया के खिलाफ भी पुरअमन तरीके से, महज़ब तरीके से यह हक रखते हैं कि हम आपको मुतवज्जे करें कि कराची की तर्जुमानी अगर हम कर रहे हैं तो आप हमें कवर भी करें और ड्यू कवरेज दें। जो कराची की सबसे बड़ी जमात होने की हैसियत से जमात इस्लामी का हक है, वो कवरेज उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मिलनी चाहिए और प्रिंट मीडिया में भी मिलनी चाहिए। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम मजबूर होंगे कि सोशल मीडिया के जरिए से फिर एक एक मीडिया ग्रुप को एक्सपोज करें कि वो किस एजेंडे पे चल रहा है और जेन्युइन इश्यूज को किस तरह से दबा रहा है। हम इस जंग में नहीं पड़ना चाहते, पहले ही महाज बहुत हैं। हम तो चाहते हैं कि मीडिया हमारी आवाज बने और हमारी नहीं, इस शहर के आवाम की आवाज बने ताकि ये मसाइल हमारे हल हो सके। तो फिर मैं आपसे बस यही अब दरखास्त करता हूं कि आज हम यहां से जाना चाहते हैं। आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? नहीं तैयार हैं, लेकिन चले हमारी कहने पे मान लें बात हमारी। आज हम इस धरने को यहां खत्म कर रहे हैं। 17 तारीख को 10 शाहराहों पे बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसकी तैयारी करेंगे और उसमें हाजिरी भी ज्यादा होनी चाहिए और पूरी जबरदस्त मुजाहमती कुव्वत होनी चाहिए। लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, लेकिन सड़क पर बैठने का जमहूरी हक हम रखते हैं, वो हम बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तैयार है उसके लिए? 14 तारीख को मैं इंशाअल्लाह जाऊंगा। दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला इन जालिमों के दिल में रहम डाल दे कुछ, और जो है उसके नतीजे में आपको हक मिल जाए, वरना लड़ाई तो हो ही रही है, जिद्दोजहद तो जारी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बिग़फिर वरहम या अल्लाह हम सबके हाल पर रहम फरमा, या अल्लाह करम फरमा दे या रब्बल आलमीन। ये जिद्दोजहद हमारे तमाम साथियों ने की, उसको कबूल फरमा ले और या अल्लाह हमारे अपने शहर के लोगों के हाल पर रहम फरमा। हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे, या अल्लाह उनके अंदर एक उम्मीद पैदा फरमा दे और या अल्लाह इस शहर के को अमन का शहर बना दे और या अल्लाह इसमें रोज़गार और तालीम के मौक़े पैदा फरमा दे। या अल्लाह हमारी ये सारी कोशिशें की बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, इसकी बरकतों से, इसकी रहमतों से हमें नवाज दे। या अल्लाह हमें इसमें इबादत करने, अच्छे तरीके से रोज़े रखने, कुरान पाक की तिलावत करने, या अल्लाह अच्छी नमाज़ें पढ़ने और रमज़ान मुबारक का एक सबक जिद्दोजहद और मुज़ाहमत भी है, अल्लाह ताला उसके मुताबिक काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह जो मरहूमीन है उनकी मग़फ़िरत फरमा और या रब्बल आलमीन जो लोग बीमार हैं उनको शिफ़ा याब फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।